बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करने के लिए आईनी तरमीम लाने का ऐलान कर दिया। खुफिया रायशुमारी की जगह शो ऑफ हैंड होगा, जबकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी वोट का हक देने का ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक अब इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए होंगे, लेकिन इन सब के लिए कानून साजी की जाएगी और उसके लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार है, जो कि खान साहब के पास नहीं है। तो बॉल दीगर सियासी जमातों के कोर्ट में डाल दी गई है कि अगर वो ना करे तो फंसे, हाँ करे तो फंसे। हाँ साहब को और कुछ आता है या नहीं आता, लेकिन लगता यूं कि वो शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और बड़ी महारत से सियासी चालें चल सकते हैं। जो चालें वो इस वक्त चल रहे हैं वो बड़ी कमाल की है। नैब के लिए कानून साजी पर सबको राजी किया और जब अपोजिशन ने राजी होकर अपनी तजावीज सबमिट कराई, तजावीज जमा कराई, तो फिर उन्हीं तजावीज को लेकर तर्जमानों के जरिए शोर मचाया गया कि अपोजिशन NRO मांग रही है। अब चूंकि सेनेट इलेक्शन सर पर आ गए हैं और हुक्मरान जमात यह समझती है कि वो सेनेट के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल कर सकती है, और वो भी एक सूरत में कि अगर उसके वोट दाएं बाएं या इधर उधर ना हो जाए, तो उसके लिए एक बड़ी जबरदस्त सियासी चाल चली गई है। अगर इलेक्शन रिफॉर्म ही करना होते तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले किए जा सकते थे और ये बड़ा आसान काम था कि महज 24 हलकों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तजर्बा किया जा सकता था। लेकिन अगर ये कर लिया जाता तो खदशा ये था कि इलेक्शन हाथ से निकल जाते। अब चूंकि अपनी बारी आ गई सेनेट इलेक्शन में, तो किसी को सेनेट के वो इलेक्शन अगर याद हो जिसमें चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी और उससे भी पहले बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म करके सेनेट का इलेक्शन मैनिपुलेट किया गया था और सेनेट के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के 20 अफराद, 20 मेंबरान आजादाना हक रईद इस्तेमाल करने के जुर्म में सजा के मुस्तहक करार पाए थे। तो आज इस बात का एहतमाम किया जा रहा है कि जो जिस पार्टी का हो वोट उसी को दे। यानी शो ऑफ हैंड का मतलब तो यही है कि जो भी मुखालिफ गया वो करप्ट, गद्दार, बेईमान या लोटा और पता नहीं क्या क्या होगा। तो बुनियादी तौर पर शो ऑफ हैंड का मतलब यही है कि इत्तेहादियों और दीगर को किसी और को वोट डालने से रोका जा सके, क्योंकि इस वक्त खान साहब के इत्तेहादी बहुत ज्यादा ग्रीवेंसेस, बहुत ज्यादा खदशात लिए हुए हैं। तो कहने वाले तो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, नून लीग की हुकूमत गिराकर सेनेट को मैनेज किया गया, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के उम्मीदवारों पर दबाव डालकर उन्हें साथ मिलाया, इलेक्शन मैनेज किया, और पिछले 3-4 साल से यही काम हो रहा है, बंदे तोड़ने का काम। तो अब उन्हें यह फिक्र लाक हो गई है कि सेनेट के इलेक्शन में कहीं उनसे वापस हाथ ना हो जाए। तो लगता यूं है कि इलेक्शन रिफॉर्म का मकसद सिर्फ सेनेट में हुक्मरान जमात की सीटों को पक्का करना है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक भी महज उन्हें तसल्ली देना है। हाँ साहब ने बड़े अरसे से ओवरसीज पाकिस्तानियों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का हाँ साहब को तहरीक इंसाफ को इख्तियार में लाने के लिए बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उनसे जितने वादे किए गए थे, हाँ साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे इलेक्शन से पहले, खासकर ओवरसीज पाकिस्तानियों में से, तो उनमें से शायद ही कोई एक वादा वो पूरा कर सके हो, तो उन्हें भी एक लॉलीपॉप थमा दिया गया है। अब अपोजिशन अगर इसके ऊपर कोई रुकावट पैदा करती है या वो समझती है कि ये कानून साजी दुरुस्त नहीं है, तो वो अवाम की नजरों में कसूरवार ठहरेगी, तो उन्हें गंदा करने का मौका मिल जाएगा। बादी नजर में हुकूमत ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। तो वजीर आजम ने आज इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में कौम को आगाह किया, इसके पीछे उनका मकसद क्या था? अब मैं भी चाहता हूं कि पाकिस्तान में वो अब एक ऐसा तासुर हो कि अगला इलेक्शन जो हो, और अभी आजाद कश्मीर का भी इलेक्शन आ रहा है, ये सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, ये अब ऐसा हो कि जो भी हारे वो हार तस्लीम करे। उसके लिए हमने रिफॉर्म्स की। तो ये था मकसद। खान साहब कहते हैं सेनेट के इलेक्शन होने वाले, आजाद कश्मीर के इलेक्शन भी है और उसके बाद जनरल इलेक्शन भी कहीं होंगे। तो बुनियादी तौर पे इलेक्शन रिफॉर्म्स का जो एजेंडा आज पेश किया गया है, जो आईनी तरमीम के लिए आज खान साहब ने कौम के सामने अपनी तरजीहात रखी है, उनके मुताबिक वो कमिंग इलेक्शन जो भी होंगे उनमें वो तब्दीलियां चाहते हैं। अब इसके लिए
और वो क्या क्या चाहते हैं जरा वो भी देख लेते हैं। वो कर देंगे। नंबर 1, हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। हमने जितनी भी तफ्तीश की है, जो सबसे बेहतरीन सिस्टम जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और जो सारी दुनिया में जो टेस्ट जो अच्छी मिसालें हैं उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हमारी अब इलेक्शन कमीशन से बात हो रही है और नादरा का डेटा लेके इंशाल्लाह ये एक सिस्टम लेके आएंगे कि जो अभी तक पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन इलेक्शन करवाने का सिस्टम आएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। साथ इसके साथ हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सकें, क्योंकि तकरीबन 90 लाख हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। वो इस मुल्क का बहुत बड़ा एहसास है, उनका ज़रूर उनको हमें शामिल करना चाहिए अपनी इलेक्ट्रल प्रोसेस में, उनकी आवाज़ होनी चाहिए। तो दो तो ये रिफॉर्म्स हैं हमारी कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और दूसरी ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक सिस्टम लेके आ रहे हैं कि वो पूरी तरह इलेक्शन में शिरकत कर सकें। जो तीसरी चीज़ हम करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी, और वो ये है कि जो सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं पार्लियामेंट में। उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, कि जो भी बजाय ये कि सीक्रेट बैलेट हो, जिसके अंदर हमें पता है कि पिछले 30 साल से ख़ास तौर पे छोटे सूबों के अंदर पैसा चलता है, एमपीज़ को पैसा दे के और उनकी वोट खरीदी जाती है, और जिससे सबको पता है कि क्या होता है कि वो लोग जो पार्टी में भी नहीं होते वो पैसे दे के और रिश्वत दे के आ जाते हैं सेनेट में। तो हम अब ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, सबके सामने पता चले कि कौन सी पार्टी के लोग किसके लिए वोट कर रहे हैं। इससे ये होगा कि जो तो बादी नजर में खान साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से आज अपना प्रोग्राम पेश कर दिया है, लेकिन मसला है नीयत का, कि नीयत क्या है और टाइमिंग क्या है। और नीयत और टाइमिंग ये बताती है कि सामने सेनेट के इलेक्शन है और एक बार फिर अपोजिशन को उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना है जहां पर वो कहते हैं ना आगे कुआं पीछे खाई, क्योंकि अगर वो ना करते हैं तो लोग कहेंगे ये इंतखाबी इस्लाहात चाहते नहीं, और अगर वो हाँ कहते हैं तो फिर सेनेट के इलेक्शन में वो कोई तोड़ जोड़ या कोई जो मामलात होते हैं वो जो इत्तेहादी चाहते हैं कि हुकूमत के साथ भी रहे और उनसे अलग भी हो जाए, क्योंकि वो भी एक नाजुक डोर में बंधे हुए हैं, तो वो मुमकिन नहीं होगा। अगर ये सब करना होता तो खान साहब बहुत पहले कर सकते थे, आते ही कर सकते थे। 4 बातें थी, ये 4 बातें आज से 2-2.25 साल पहले भी अगर पेश की जाती तो ये सारी हो जाती। खान साहब ने आज धांधली के हवाले से बात की और 4 हल्कों के हवाले से बात की कि हमने 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था। तो 4 हल्कों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पे खान साहब ने बिल्कुल कोई बात नहीं की। वो फैसला क्या था, अगर लोग जाके पढ़ना चाहें डिटेल में तो उसकी हिस्ट्री निकाले और पढ़ सकते हैं कि वो फैसला क्या था। तो अगर नीयत ठीक होती तो ये काम आते ही किया जा सकता था। खान साहब ने कहा कि उन्होंने आते कमेटी बना दी थी, नून लीग वाले नहीं आए थे या अपोजिशन के लोग नहीं आए थे, तो ये काम तो खान साहब को अगर आज नून लीग और अपोजिशन नहीं आ रही जिसके बगैर भी अगर वो आईनी तरमीम का ऐलान कर रहे तो ये काम पहले भी किया जा सकता था। अब आपको एक और खबर देते हैं, वो खबर आज बड़ी डिस्कस हो रही है, वो ये कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने पर गौर कर रही है। और जरा ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पिछले कई दिनों से आपस में टेलीफोनिक राब्ते कर रहे हैं और दोनों रहनुमाओं ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मुबैना धांधली के बाद यह फैसला किया है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जाए, और इसका आगाज सबसे पहले सूबा पंजाब से किया जाएगा, उसके बाद दीगर सूबों में हुकूमतों के खिलाफ जहां पे पीटीआई की हुकूमत है वहां पे तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी। और अगर ये तहरीके अदम एतमाद नाकाम भी हो जाती है तो उसके जो अदर ऑप्शन हैं उनमें असम्बलियों से इस्तीफे, लॉन्ग मार्च और धरना, ये सारे ऑप्शन इख्तियार किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी और उससे पहले हुकूमत से उसके इत्तेहादियों को अलग किया जाएगा। तो दोनों रहनुमाओं ने इन तजावीज़ को पीडीएम के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से सामने लाने पर इत्तफाक किया। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ यह कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का नतीजा सबने देख लिया, इसलिए पीडीएम के पास उनके बयानिए के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, यानी अगर पीडीएम अग्रेसिव मूड में नहीं आएगी तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा पीडीएम ने इस सिलसिले में मुतफ़िका चार्टर ऑफ पाकिस्तान भी तैयार किया है और जरा ये कहते हैं कि पीडीएम में शामिल तमाम जमातें चार्टर ऑफ पाकिस्तान की पाबंद होंगी। इस चार्टर के मुताबिक पार्लियामान की खुद मुख्तारी यकीनी बनाई जाएगी, 18वीं तरमीम की हर सूरत हिफाजत की जाएगी, मुल्क की मईशत की बहाली के लिए
ठोस और मजबूत प्लान सामने लाया जाएगा, जिसमें महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे का एजेंडा भी शामिल होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में पीडीएम, चार्टर ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत के खिलाफ तहरीक एतमाद, ये सारे फैसले उस इजलास में होंगे जो कि किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले जो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में टेलीफोनिक राब्ते हुए, उनमें यह भी इतलात मौजूद है कि पंजाब की वजारत आला के लिए हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात को वजारत आला देने की तजवीज़ पेश की गई है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में तवील इस सिलसिले में मुशावरत हो चुकी है और तहरीक एतमाद को 3 मरहलों में सामने लाने का फैसला किया गया है, जिसमें पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सूबे शामिल हैं। उम्मीदवारों का फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। जराये के मुताबिक वजारत आला और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामों का फैसला पीडीएम के इजलास में किया जाएगा और मुकामी उर्दू रोजनामे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून इसमें अपना उम्मीदवार लाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती और तजवीज़ ये दी गई है कि इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातों को नुमाइंदगी दी जाएगी। इसी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नाकामी की सूरत में दीगर ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अपोजिशन सेनेट इलेक्शन से पहले हर सूरत तब्दीली चाहती है और उसके लिए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। दूसरी तरफ खान साहब का पीछे रहने वाले थे, तो उन्होंने हालात की नजाकत को भांपते हुए सेनेट इलेक्शन को शो ऑफ हैंड के जरिए कराने का ऐलान कर दिया। और साबिक वज़ीर शाहिद खान अब्बासी गुफ्तगू कर रहे शाहिद खानजादा से, देखते हैं कि उनका मौजू क्या है। देखते हैं शाहिद खान अब्बासी। मगर लोग, आप कह रहे हैं कि लोग समझ गए हैं, उसूलों के साथ खड़े हैं। आपकी अपनी पार्टी में डिसेंटिंग वॉइसेस मौजूद हैं जिनका ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब का जब दिल चाहता है वो फैसला कर देते हैं। पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि उन्होंने कहा था कि अनकंडीशनल हमने सपोर्ट करना है, जो कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था। हालांकि आप उसके मुखालिफ थे, आप जैसे सीनियर रहनुमा की नहीं सुनी गई। फिर अब उन्होंने बयानिया बदल दिया, इदारों के सरबराह के नाम ले दिए। अब खबर आ रही है कि पार्टी के अंदर लोग मौजूद है जो इससे खुश नहीं है। तो ये कोई डेमोक्रेटिक बात है कि वो आप जैसे सीनियर रहनुमाओं से मशवरा भी नहीं करते, फैसला कर देते हैं, पार्टी मुकम्मल तौर पर 180 डिग्री शिफ्ट ले लेती है, पहले एक्सटेंशन को वोट देती है, फिर उनके नाम लिए जाते हैं? देखिए, एक्सटेंशन की वोट जो थी उस पर एक पार्टी ने फैसला किया। पार्टी के अंदर 2 राय मौजूद थी। उस 2 राय जो थी वो उस कानून को अमेंड करने के मुतालिक थी। जहां तक जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का बात थी, इस पर पार्टी में एग्रीमेंट था कि अब हुकूमत ने अपना इजहार कर दिया एक्सटेंशन का, फौज ने इस एक्सटेंशन को कबूल कर लिया है, एक्सटेंशन होने दें, कानून को अमेंड ना करें क्योंकि इसके नुकसान ज्यादा हैं। उस पर पार्टी में 2 राय थी। बहरहाल एक फैसला हुआ, उस राय का एहतराम है, वो फैसला फिर मेरा फैसला भी बन जाता है। यही सियासत होती है, पार्लियामेंट्री निजाम यही होता है कि आप इख्तलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन जब जमात एक फैसला कर ले फिर उसका एहतराम किया जाता है। और आज मैं आपको बिल्कुल पूरे वसूख से बताना चाहता हूं, ये बयानिया कि हम आइन के लिए खड़े हैं, मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, इलेक्शन में धांधली नहीं होनी चाहिए, इस पर हमारी जमात का हर एमएनए, हर लीडर, हर शख्स, हर वर्कर, हर वोटर जो है इस पर मुत्तफिक है। इसमें कोई 2 राय नहीं है। देखिए, मसला मुस्लिम लीग नून के वोट को इज्जत दो के बयानिए का नहीं है, मसला उन फैसलों का है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ राय मौजूद है। एक तरफ पीएमएलएन आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के हक में वोट देती है, तो दूसरी तरफ खान साहब को इक़्तिदार में लाने का इल्जाम भी उन्हीं को देती है। तो ये चीज वर्कर्स, सपोर्टर और कारकुनों को बहरहाल कंफ्यूज करती है। इस पर कंफ्यूजन मौजूद है, 2 राय भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून में कोई बहुत बड़ा इख्तिलाफ नजर नहीं आता। लोग पार्टी छोड़ छोड़ कर नहीं भाग रहे, लेकिन ये इत्तलात जरूर है कि बहुत से लोग फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेल रहे। बहुत सारे नुमाया नाम इस वक्त, पंजाबी का एक मुहावरा है कि फट्टे थले मौजूद है, तो यानी पीछे पीछे रह रहे हैं, जो विकेट के दोनों तरफ खेलने के शौकीन है। लेकिन इन सब के बावजूद वो पार्टी से अलग नहीं है, ना पार्टी क़यादत के नजरिए से इख्तिलाफ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्रंट फुट पे नहीं आ रहे क्योंकि नजरियाती तौर पर यह सब मुस्लिम लीगी है। तो शाहिद खान अब्बासी का ये पॉइंट ठीक है कि इख्तिलाफ के बावजूद फैसला, हतमी फैसला क़यादत का ही होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, विजन या जो भी उनकी थिंकिंग होती है वो जाहिर है जो लीड कर रहा है उसी की होती है। लेकिन इस पर जो हम पार्टी के अंदर मौजूद है, इस पर तो पार्टी के जो सीनियर क़यादत है, ये लोग हैं, उनको चाहिए कि वो लोगों के साथ बैठकर उनको सेटिस्फाई करें। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़ी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। मंसूर अली खान गुफ्तगू कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और इस हवाले से चंद सवालात वो पेश कर रहे हैं। देखते हैं कि मंसूर अली खान के सवाल क्या है। पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत ऑपोजिशन जमातों ने इलेक्शन नताइज को रिजेक्ट, जबकि हुकूमती जमात पीटीआई ने इलेक्शन को एक्सेप्ट किया है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद तेजी से बदलते हालात पर मेरे 10 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के बाद क्या वोट को इज्जत मिली है या वोट की इज्जत मजीद कम हुई है? सवाल नंबर 2, बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया है कि गिलगित बल्तिस्तान में वोट पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी वोट पर डाका डालने वाले का नाम लेंगे? सवाल नंबर 3, बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान का मैंडेट चोरी करने वालों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। क्या बिलावल वोट चोरी करने वाले को बेनकाब करेंगे? सवाल नंबर 4, हुकूमती जमात पीटीआई अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। क्या इस गिरती मकबूलियत की वजह पीटीआई की 2 साला कारकर्दगी है? सवाल नंबर 5, अगर पीटीआई ने एक बार फिर आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई तो क्या एक कमजोर हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के हालात में बेहतरी ला पाएगी? सवाल नंबर 6, क्या मेरे कप्तान एक बार फिर यू टर्न लेंगे और सियासी लोटों के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएंगे? सवाल नंबर 7, क्या गिलगित बल्तिस्तान में इस बार आजाद उम्मीदवारों के हाथों ब्लैकमेल होकर हुकूमत को वजारत आला और स्पीकरशिप आजाद उम्मीदवारों को देनी पड़ेगी? सवाल नंबर 8, मुस्लिम लीग नून इस वक्त इंतहाई सख्त बयानिए और नजरिए की सियासत कर रही है। क्या गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने नून लीग के नजरिए और बयानिए को मुस्तरद कर दिया है? सवाल नंबर 9, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज के बाद क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत गिराव तहरीक मजीद सरगर्म हो जाएगी? सवाल नंबर 10, ऑपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए सड़कों पर है, जबकि कोरोना के बाद जल्द से जुलूसों पर हुकूमत ने पाबंदी लगाने का फैसला किया है। क्या ऑपोजिशन इस हुकूमती फैसले को तस्लीम करेगी? देखिए, अगर सिर्फ कोरोना वबा की वजह से जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाना होती तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बड़े बड़े जलसे ना होने दिए जाते। ये पिछले कई रोज से कोरोना की वबा फैली हुई है, कोई आज या कल नहीं फैली। वोटिंग के दौरान हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखा कि हिफाजती तदाबीर पर भी कोई अमल नहीं हुआ। अगर कोरोना इतना ही फैला हुआ था तो वहां पर एसओपीज क्यों इख्तियार नहीं किए गए? अब जब इलेक्शन खत्म हो गए हैं और खेल खत्म हो गया है तो अपोजिशन के जलसे और तहरीक शुरू होने वाली है, तो हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा दी है। अब मान से रहे कल मुस्लिम लीग नून का जलसा है, हुकूमत ने यानी जो मुकामी इंतजामिया है उसने इस जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। तो डिप्टी कमिश्नर का मौकफ यह कि हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है और यह बात दुरुस्त है कि पाबंदी तो हुकूमत ने लगाई है। अब या तो मुस्लिम लीग नून इस पाबंदी के खिलाफ अदालत से रजू करे, जिसका टाइम नहीं है क्योंकि कल तो जलसा है, तो ये मुश्किल काम है, या फिर सारी पाबंदियों को बलाए ताक रखते हुए जलसा करेगी तो उस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि अपोजिशन हुकूमती पाबंदियों को मानती है या नहीं। तो कल का जलसा भी एक टेस्ट केस हो गया कि क्या अपोजिशन वायलेशन करती है या अपोजिशन इस पाबंदियों को नहीं मानती, या पाबंदियों को मानती है तो जो आगे जलसे होने वाले या आगे तहरीक है उसका क्या बनेगा। और जहां तक गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में वोट को इज्जत मिलने का सवाल है तो ये सवाल जो है वो कि बिलावल भुट्टो धांधली करने वाले का नाम बताइए, कल मैंने भी कहा था ये बड़े मुश्किल और हल तलब सवाल है। पीपल पार्टी खुद ये कह चुकी है कि वो नाम नहीं लेते, तो इलेक्शन में हारने के बावजूद मेरा गुमान यही है बल्कि यकीन यही है कि वो नाम हरगिज़ नहीं लेंगे। तो मेरे नजर में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में अगर किसी के साथ सही तरह से हाथ हुआ है तो वो भी पीपल पार्टी के साथ हुआ है, बिलावल के साथ हुआ है। तो पीपल पार्टी को कहीं ना कहीं ये तासुर दिया गया था, वो कहते ना चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान उनका है, वहां जोर ही पीपल पार्टी का नजर आ रहा था और उनको भी यही लगता था और तासुर भी यही था। इसलिए एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने एक जबरदस्त छक्का भी दे मारा था, वो जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया था। तो जिस तरह शहबाज शरीफ को 2 साल खिलाया गया, मुझे लगता है कि बिलावल को भी लॉलीपॉप दिया गया जो उन्होंने आसानी से चूस लिया। मगर इसके बावजूद मैं समझता हूं कि इस तजर्बे के बावजूद, इस तजर्बे से पीपल पार्टी सीखे कुछ नहीं और किसी का नाम नहीं लेगी सवाए खान साहब पर बरसने के और किसी पर इल्जाम लगाने की, इनमें सकत ही नहीं है। और महकमा मौसमियात की वजीर हैं मोहतरमा जरताज गुल, बड़े अरसे बाद वो मीडिया पर नजर आई हैं, देखते हैं कि उनका मौजूद सुखन क्या है, किस मौजू पे बात कर रही है वॉच जरताज गुल।
तो मुझे लगता है आप लोग जरा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, आप लोग इनसिक्योर फील करते हैं कि खातून भी बराबर लेवल पे उनको चैलेंज कर रही हैं, इसलिए शायद आप उनको बहुत ज्यादा बुरा भला दिल में और वैसे भी समझते हैं। मेरी जाती राय हो सकता है ये बात ना हो। कामरान जी, इस दफा आप मुझे आर्ग्यूमेंट मुकम्मल होने देंगे। जी बताएं। सबसे पहले तो ये कि आपने कहा कि उनका डिस्कशन से ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल डिस्कशन से ताल्लुक है, क्योंकि इस वक्त पीएमएलएन को प्रॉपर सिर्फ मरियम नवाज ही लीड कर रही है। चलो ठीक, सारे एक्स गवर्नर, सारे एक्स मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर जो एक्स इनके, वो सब के सब मरियम नवाज के तर्जमान बने हुए हैं। ये खातून सिलेक्टेड है, ये खातून अपनी पार्टी में फैमिली ओरिएंटेड जो है वो पार्टी के ऊपर कब्जा कर चुकी है। क्या क्वालिफिकेशन है इस खातून की? ये खातून इलेक्ट होकर आई है, इलेक्शन इसने जीता हुआ है, क्या ये पार्लियामेंट का हिस्सा है? आज तक इसने कोई बिजनेस किया है? आज तक इसके पास कोई पोर्टफोलियो पे सिवाय इसके कि ये नवाज शरीफ की बेटी है, मुझे कोई एक अचीवमेंट आप इस खातून की बता दें। फिर ये गिलगित बल्तिस्तान में गई, मैंने तो पहले ही कह दिया कि मुबारक हो, इस कदर इनका बयानिया सख्त है मरियम नवाज का, एंटी पाकिस्तान। और ये आप कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुकाबले में कोई खातून, किसी भी खातून को कहीं पर भी खड़ा होने का राइट है कि वो इलेक्शन लड़े, लेकिन आपने इलेक्शन लड़ा है, आपके पोर्टफोलियो पे कोई चीज है? आपने अपनी पार्टी को यरगमाल बना के बल्कि बेड़ा गर्क करके इन्होंने, मैं तो समझती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जितवाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मरियम नवाज का हाथ है। लो जी, बात ही खत्म कर दी आपने। में जाके इलेक्शन, अब जरा उनको भी रिस्पॉन्ड करने देना, फिर मैंने ब्रेक ली। जुबैर साहब इनकी बात सुन के ये जेलस। इलेक्शन लड़के मनवाने की जरूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें कोई मानता ना हो, जिन्हें कोई जानता ना हो। अब सियासी मुखालिफिन कुछ भी कहें, वक्त ने साबित कर दिया कि मरियम नवाज बगैर इंतखाबात लड़े या किसी बड़े ओहदे पर रहे बगैर इस वक्त एक बड़ी लीडर बन चुकी हैं। और मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े तजर्बाकार और घाक किस्म के लीडर भी उनको अपनी लीडर मान चुके हैं। तो मरियम नवाज लीडर बन चुकी है। अब इसे कोई माने या ना माने, कोई तस्लीम करे ना करे, लेकिन अवाम उन्हें देखना और सुनना पसंद करते हैं। अब ये बात उनके मुखालिफिन को कभी हजम नहीं होगी। तो लीडरशिप क्वालिटी हर किसी में नहीं होती। अगर ये क्वालिटी हर किसी में होती तो फिर हसन और हुसैन नवाज भी बड़े लीडर होते। अब मरियम नवाज लीडर बन गई हैं, तो उसकी वजह यह कि मरियम नवाज के वालिद एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, और पॉलिटिकल लीडर ही ने अपनी बेटी की तरबियत की है, जिस तरह भुट्टो साहब ने अपनी बेटी की तरबियत की थी। तो बेनज़ीर हमने देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बनी, और आज भी उनका इज्जत और एहतराम सबके दिलों में मौजूद है। अनडाउटली वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीडर थी, बल्कि दुनिया में जो 2-4 बड़े नाम आते हैं उनमें भी उनका नाम आता है कि वो खवातीन में टॉप मोस्ट लीडर थी और पॉपुलर लीडर थी। तो अब मरियम नवाज की पोजीशन तो ये हो गई है कि पार्टी को लीड वो कर रही है, और वो जिस कारकुन पर हाथ रखे मुझे लगता है कि वो भी लीडर बन जाएगा। तो इसे कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। मरियम नवाज ने अपनी मेहनत और टैलेंट से साबित किया है कि वो सियासी शऊर रखती हैं। लेकिन ये बात उन सियासतदानों को कहाँ समझ में आएगी जो कोविड को 19 निकात का नतीजा बनाते हैं। तो मोहतरमा जरताज गुल से ये भी पूछना था कि कोविड 19 के तो 19 पॉइंट थे, अब कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसके बारे में भी कौम की रहनुमाई फरमा दे कि पॉइंट्स 19 ही है या एक आध पॉइंट बढ़ गया है। तो कोविड 19 की डेफिनेशन मोहतरमा जरताज गुल साहिबा से अच्छी कोई नहीं कर सकता। 2 साल पहले उन्होंने बारिशों का क्रेडिट खास साहब को दिया था, तो पता चला कि सारी फसलें ही तबाह हो गई हैं। आज गंदम भी हमें बाहर से मंगानी पड़ रही है और चीनी भी। तो आज वैसे उनकी सालगिरह है, तो इस गुड नोट पर के उनको सालगिरह मुबारक हो। यहाँ पे लेकिन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ब्रेक से वापस आने के बाद और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काजी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। हसन निसार गुफ्तगू कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। जिस तरह से इल्जाम लगाए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की जानिब से, वो एक तरफ, लेकिन शिबली फराज साहब जब ये कहते हैं कि जी
जो भी इंतखाबात हारता है, सबूत पेश नहीं करता, बस धांधली के इल्जामात लगा देता है, तो क्या आपको लगता है उनकी बात सही है? देखें लीना, पहली बात, बुनियादी बात शिबली फराज साहब के इस जो हवाला आपने दिया है, पहली बात यह है कि धांधली, इस गंदे धंधे, धांधली का शोर, इस गंदे गलीज धंधे जिसका नाम सियासत है, उसका बुनियादी जुज़्व है। मैंने जब से होश संभाला मुझे नहीं याद कोई इलेक्शन जिसमें धांधली का शोर न मचा हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में यह नामुमकिन है कि हुकूमत का कोई किरदार ना हो, क्योंकि ये माशाल्लाह हमारी रोशन रिवायात का हिस्सा है। हुकूमतें चोंच मारती हैं, कम है ज्यादा, मैं तो बहुत दूर बैठा हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हो नहीं सकता। कॉमन सेंस की बात है। रह गया नून लीग का बयानिया, तो वो कूड़ा था, उसने कूड़ेदान में ही जाना था। जो बच खुच गया वो भी कूड़ेदान में ही जाएगा और बहुत बुरी तरह जाएगा। खास तौर पे इस बयानिए का कूड़ेदान में जाना, खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके में इज अंडरस्टैंडेबल। फौज के बारे में जो बदजबानी ये करते रहे, बेहूदगी, गैर जिम्मेदारी करते रहे, उधर उसमें टॉलरेंस बाकी इलाकों की निस्बत बहुत ही ज्यादा कम पाई जाती है और नाकाबिले बर्दाश्त है उनके लिए। यहां भी यही हाल है, तो वहां तो बहुत ही बुरा हाल होगा। अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी वोट को इज्जत दो का बयानिया अगर कूड़ा है तो फिर इन्ना लिल्लाह ही पढ़ा जा सकता है। जब इस मुल्क का सो कॉल्ड दानिश्वर तबका किसी की राय को, और ये राय एक दो बंदों की नहीं है बल्कि बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसको अगर कूड़े बराबर भी अहमियत देने को तैयार नहीं, तो फिर ऐसे दानिश्वरों की जगह और मुकाम क्या हो सकता है, इसका फैसला फिर लोग खुद ही कर लेंगे। मुस्लिम लीग नून के बयानिए से इख्तलाफ किया जा सकता है, वोट की इज्जत दो की जगह वोटर को इज्जत दो, या जमहूरियत को इज्जत दो, या किसी और को इज्जत दो, या वर्कर को इज्जत दो, लेकिन असल मामला तो इज्जत मांगने का है। तो इज्जत मांगना कोई बुरी बात नहीं है, इज्जत मांगने का मतलब कूड़ा कहां से हो गया? तो लगता है यह कि बयानिया कूड़ा नहीं है, मगर बहुत से दिमागों में कूड़ा भरा हुआ है, और शायद इसके लिए भी इससे ज्यादा कूड़ेदानों की जरूरत होगी। बदकिस्मती से हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां सुबह के वक्त ओपिनियन कुछ और होती है और शाम को राय बदल जाती है और रात को राय कुछ और होती है। तो कुछ लोग तो तब्दीली की हिमायत करने पर खुद पर लान तान कर रहे थे और फिर यह भी ऐलान किया कि मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और कुछ उसकी तारीफ में जमीन और आसमान के किलाबे मिला रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बातों का क्या एतबार करना? जो आज किसी के बयानी को कूड़ेदान कह रहे हैं, उसके पीछे जमहूरियत दुश्मन सोच मौजूद है। जो जमहूरियत को नहीं मानते, उन्हें वोट को इज्जतों का बयानिया कैसे समझ में आ सकता है? जो लिबरल बड़े फख्र से कौम को बताते हैं कि इलेक्शन में धांधली मामूल की बात है, वो दरअसल इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि वो इसी सिस्टम का हिस्सा है और उसी में रहना पसंद करते हैं जहां जमहूरियत का जिनादा निकाला जाना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी तहाइफ की खुफिया नीलामी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी नहीं है और हुकूमत का ये हाल है कि अन्ना वनडे रेवड़िया ओवी अपने नो। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने तोशाखाना के सरकारी तहाइफ की खुफिया नीलामी रोकने के लिए एक दरखास्त की समाअत की। अदालत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी तहाइफ की खुफिया नीलामी रोकने का हुक्म देते हुए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी नहीं है? हुकूमत का हाल ये कि अंधा बांटे रेवड़ियां वो भी अपनों को दे, क्या ये शफाफ नीलामी है? इस पर तो पहले मरहले में शफाफियत नहीं रही। क्या ये सब कुछ सिविल ब्यूरोक्रेसी लेने की हकदार है? क्या बाकी लोग इस मुल्क में कीड़े मकोड़े हैं? तो आइन किस मर्ज की दुआ है? दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, वज़रा और आला हुकाम को सरकारी दौरों पर मिलने वाले सरकारी तहाइफ तोशाखाना में जमा होते हैं, जिन्हें कानूनी जवाज के बगैर खुफिया तौर पर नीलाम किया जा रहा है, और खुफिया नीलामी में शमूलियत के लिए आम आदमी को ममनू करार दिया है। सिर्फ सरकारी अफसरों को खतूत लिखे गए हैं। अदालत 25 नवंबर को होने वाली गैर कानूनी खुफिया नीलामी को रोकने का हुक्म दे और
इन तहाइफ को खुलेआम नीलाम करने का हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने आज खुफिया नीलामी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और हुकूमत और नैब उनके खिलाफ मुसलसल एक्ट कर रहे हैं। नैब ने शहबाज के खिलाफ एक और केस खोल दिया है और ये केस उन्होंने बनाया है अस्पतालों के लिए जो अद्वियात खरीदी गई है और सामान खरीदा गया। इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये सामान भी महंगा खरीदा गया और जो अद्वियात थी वो भी महंगी खरीदी गई, तो कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। तो केस की तहकीकात जो है बड़ी तेज रफ्तारी से की जाएगी। नैब लाहौर के मुताबिक शहबाज शरीफ दौर में तैनात रहने वाले सेक्रेटरी सेहत अली जान को इस केस के सिलसिले में 19 नवंबर को बुला लिया गया। अली जान के बाद दीगर सरकारी अफसरान समेत कंपनियों के सरबराहान को भी तलब किया जाएगा। नैब का मौक़िफ़ ये है कि महंगे अद्वियात और सामान की खरीदारी से कमोबेश 20 अरब रुपए का बोझ अवाम की जेबों पर पड़ा है। इससे पहले भी नैब ने शहबाज शरीफ पर दर्जनों इल्ज़ाम लगा रखे हैं, लेकिन एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। और जब से वज़ीर खाना जेल खाना जान लगाया है अपना फयाज़ हसन चौहान साहब को, तो शहबाज शरीफ को लाने के लिए बख्तरबंद गाड़ी इस्तेमाल की जा रही है। खास साहब ने कहा था ना मुंह पर हाथ फेरते हुए कि मैं देख लूंगा, तो ये देखा जा रहा है और नजर आ रहा है कि किस तरह शहबाज शरीफ के साथ ये ट्रीट किया जा रहा है। इससे पहले वो जो कि शख्स बीमार है, उनकी कमर में दर्द है, तो उनको बख्तरबंद गाड़ी वो होती है जिसमें अच्छे भले आदमी का इंजर पिंजर हिल जाता है, सारे गुर्दे आगे पीछे हो जाते हैं और पित्ता दाएं बाएं, तो उनको उसमें लाया जाता है। और ये वो सजा है जिसका कानून में कोई जिक्र नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसी कार्रवाई जिसको लोग महसूस कर सकते हैं कि क्या ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है या वाकई इंसाफ के असूलों के ऐन मुताबिक है। तो नैब एक और केस खोल रहा है, एक और केस बना लेगा, और भी केस बनाएंगे। तो बुनियादी तौर पर लगता है कि शहबाज शरीफ को जो है पूरा फिक्स किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी मामले में उनको सजा सुना दी जाए। अभी तक तो कोई एक ऐसा केस भी सामने नहीं आया जिस पर उन पर कोई जुर्म साबित हो सके या उन्हें सजा सुनाई जा सके। और आखिरी खबर कोरोना के हवाले से है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 33 अफराद कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए, जबकि 2000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड सेंटर के मुताबिक कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।